हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th के नेम रिएक्शंस का वीडियो नंबर 2। तो बेटे, ये क्लास 12th के नेम रिएक्शंस अर्थात महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप मुख्य अभिक्रियाओं या महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं या नेम रिएक्शंस के सभी क्वेश्चन को समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। बेटे, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ 7 नेम रिएक्शंस, और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 8 से। आज हम सबसे पहले सीखेंगे एल्डोल संघनन, इसके बाद सीखेंगे बेटे कैनिजारो अभिक्रिया, फिर सीखेंगे HVZ अभिक्रिया, फिर क्लीमेंसन अपचयन, और उसके बाद वी कार्बोक्सिलीकरण, फिर एस्टरीकरण, और फिर स्मिट अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर हमें ये अभिक्रियाएं या नेम रिएक्शन या महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं आज सीखनी है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, आज हमें सबसे पहले सीखना है एल्डोल संघनन का क्या मतलब होता है। एल्डोल संघनन को हम एल्डोल कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है बेटे, तो हम नंबर डालते हैं नंबर 8 और हेडिंग लिखते हैं एल्डोल संघनन। आप भी बेटे मेरे साथ साथ लिखा करो एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन कह सकते हो आप, और इसके अलावा आप कह सकते हो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखो बेटे, हालांकि हमने थ्योरी में इस अभिक्रिया को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया था, पर फिर भी देखो जरा ध्यान से। मान लो मेरे पास एक एल्डिहाइड है CH3CHO, ये एल्डिहाइड है, सबको पता है इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है बेटे? एसीटल्डिहाइड है ना, CH3CHO। तो मैंने CH3CHO अर्थात एसीटल्डिहाइड का एक अणु लिया है, और इसके बराबर में रखूंगा मैं दूसरा अणु। देखना जरा ध्यान से, CH3 लिखा है मैंने, ये वाला CH3 इस तरीके से लिखा है, CH3 और CHO। तो ये भी एसीटल्डिहाइड है, ये भी एसीटल्डिहाइड है। तो हमने लिए हैं एसीटल्डिहाइड के 2 अणु, और इन 2 अणुओं को हम या तो लेंगे तनु क्षार, और या फिर लेंगे हम तनु अम्ल। तो यदि आप एल्डिहाइड या कीटोन को तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में क्रिया कराते हो, तो क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटे, इस डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए, और ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम हो जाता है यहाँ शिफ्ट ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी करने के लिए। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, और ऑक्सीजन को बनाने होते हैं 2 बॉन्ड। उन 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ने के लिए। तो ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बचेगा केवल एक बॉन्ड, यानी एक संयोजकता तो उसकी फुलफिल होगी, पर दूसरी संयोजकता उसकी इनकम्प्लीट रहेगी, इसलिए ये हाइड्रोजन आएगा संयोजकता को पूरी करने के लिए। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संघनन, इन दोनों का आपस में जुड़ना। तो कैसे जुड़ेंगे देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां सिंगल बॉन्ड बचेगा, और सिंगल बॉन्ड यहां क्या हो जाएगा OH, क्योंकि ये वाला H भी यहां आ चुका है। यहां क्या बचेगा बेटे CH2, और यहां बचेगा CH2।
तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आया है, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एल्डिहाइड और अल्कोहल के कारण एल्डोल। क्या कहते हैं बेटे? एल्डोल। और बेटे एल्डोल की खासियत ये होती है कि ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ध्यान से सुनना है, एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम कहते हैं एल्डोल। देखो जरा ध्यान से, ये मुख्य क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है। इससे अगला कार्बन अल्फा, और इससे अगला कार्बन बीटा, उससे अगला कार्बन गामा। तो बीटा हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम कहते हैं एल्डोल। तो ये कब बना है? जब एसिटल्डिहाइड के दो अणुओं के बीच संघनन हुआ है, या तो तनु क्षार की उपस्थिति में या तनु अम्ल की उपस्थिति में। अब यहां एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के अंदर एक खासियत है। खासियत यह है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये CHO मुख्य क्रियात्मक समूह है, मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस केस, CHO के जस्ट बराबर वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के ऊपर यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उन हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये यदि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ना होते तो यहां से कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट करता है? यहाँ कोई हाइड्रोजन यदि ना होता है अल्फा कार्बन के ऊपर, तो कोई भी यहाँ शिफ्ट नहीं कर पाता, ऑक्सीजन की वैलेंसी को फुलफिल नहीं कर पाता। तो इन दोनों अणुओं के बीच में संघनन नहीं हो सकता था। इसलिए इस अभिक्रिया की, इस रिएक्शन की, अर्थात एल्डोल संघनन की एक शर्त है। शर्त यह है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, पर ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। यदि किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में संघनन दिखाता है। संघनन, कंडेंसेशन, आपस में जुड़ना। और उस संघनन की क्रिया से हमें या तो मिलता है एल्डोल या फिर मिलता है कीटोल। कीटोल कब मिलेगा? कीटोल जब मिलेगा जब रिएक्शन कीटोन के बीच में होगी। ऐसा कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन कैरी करता हो, अल्फा हाइड्रोजन रखता हो। देखो जरा, अच्छा एग्जांपल नंबर 2 में समझेंगे हम। एक कीटोन लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जोड़ दिया ऊपर CH3। बताओ कौन सा है? ये एसीटोन है, सबको पता है एसीटोन है। यहां लिख देता हूं एसीटोन। एसीटोन है। एसीटोन का दूसरा अणु लेते हैं। देखो CH3 को कैसे लिखा है मैंने, CH3 CO CH3। हम डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में या तो हमारे पास होना चाहिए डाइल्यूट NaOH, और या फिर हमारे पास होना चाहिए डाइल्यूट HCl। इनमें से कोई भी तनु अवस्था में उपस्थित होगा तो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड में से, वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ने के लिए। और ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम यहां आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की दो संयोजकता को पूरी करने के लिए। तो होगा क्या बेटे? देखो ये तो होगा CH3 और ये होगा C, ऊपर भी CH3 है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है। नीचे सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा? OH, और फिर ये बॉन्ड बना है नया बॉन्ड, और यहाँ जुड़ गया CH2, और यहाँ CO है, और यहाँ CH3 है। क्योंकि ये कीटोन के एल्डोल संघनन से बना है, इसलिए इसे जैसे एल्डिहाइड वाले संघनन से बनने वाले प्रोडक्ट को हम एल्डोल कहते हैं, तो इसे कहते हैं कीटोल। एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसका मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या होता है बेटे? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो मुख्य क्रियात्मक समूह के जस्ट बराबर वाला अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, इसलिए हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है बेटे?
अच्छा, आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड। मान लो आपके पास एसिटल डिहाइड है, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये है एसिटल डिहाइड, और इसका रिएक्शन हमें करना है एसीटोन के साथ। देखो एसीटोन को कैसे लिखता हूं मैं, CH3CO CH3, ये है बेटे एसीटोन। और वही हमारे पास या तो डाइल्यूट NaOH होना चाहिए या फिर होना चाहिए डाइल्यूट HCl, तनु अम्ल या तनु क्षार में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ तो बेटे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों अणु एसिटल्डिहाइड के हैं, उनके बीच संघनन हुआ है, और ये दोनों अणु किसके हैं, एसीटोन के, उनके बीच संघनन हुआ है। और यहाँ तो बेटे एक अणु एल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड का है और दूसरा कीटोन का है यानी एसीटोन का है, दोनों अणु अलग अलग हैं। और यहाँ भी संघनन की क्रिया हो जाएगी, पाई बॉन्ड दोनों कार्बन को आपस में जोड़ेगा और ये हाइड्रोजन एटम यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और नीचे क्या होगा बेटे OH, यहाँ नया बॉन्ड बनेगा CH2, ये CH2 और ये CO और ये CH3। ठीक है बेटे, तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, इस रिएक्शन की खासियत क्या है, देखो यहाँ एक बात आपको नजर आएगी, यहाँ CHO ग्रुप आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे इसमें CHO ग्रुप था, OH था, एल्डोल कहा था, इसमें CO ग्रुप था, OH था, कीटोल कहा था, इसमें COOH है तो इसे भी आप कीटोल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कीटोल, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है या नहीं है, मुख्य क्रियात्मक समूह जस्ट बराबर वाला अल्फा, उसके जस्ट बराबर वाला बीटा, फिर गामा, बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है और कीटोन है, ये देखो, तो इसे आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या कीटोल कह सकते हो। पर इन तीनों एग्जाम्पल में आपको एक अंतर जरूर समझ में आया होगा। एक अंतर क्या है बेटे, अंतर यह है कि ये दोनों सेम अभिकारक हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच एल्डोल संघनन हुआ है, और ऐसा ही यहां हुआ है, एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच संघनन हुआ, एसीटोन और एसीटोन के बीच संघनन हुआ। पर यहाँ तो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं और इनके बीच संघनन हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इधर एसीटोन लिख देता, इधर एसिटल्डिहाइड, जब भी संघनन हो जाता कोई दिक्कत नहीं होती। पर यदि संघनन की क्रिया में दोनों अणु एक जैसे होते हैं, अर्थात समान अणुओं के बीच संघनन होता है, तो ऐसे एल्डोल संघनन को आप कह सकते हो सरल एल्डोल संघनन या सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। जब संघनन की क्रिया एक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन के बीच होती है और इसमें भी दोनों कीटोन एक जैसे हैं, तो इसे भी मैं सरल एल्डोल संघनन ही कहूंगा। और यहाँ आप देख रहे हो कि संघनन की क्रिया डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हुई है, इसलिए इसे कहते हैं मिश्रित एल्डोल संघनन। ठीक है बेटे, क्या कहते हैं, मिश्रित एल्डोल संघनन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हालांकि हमने जब यूनिट पढ़ा था, जब चैप्टर पढ़ा था, जहां आपको ये रिएक्शन बताया गया था, वहां भी आपको डिस्कस कराया गया था, और एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन कर रहे थे वहां भी आपको ये बात सिखाई गई थी। पर फिर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब देखो ये कौन सा एल्डिहाइड है, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का नाम क्या होता है IUPAC में, एल्केनल। तो ये 4 कार्बन वाला एल्केनल है, ब्यूटेनल। इसे आप कह सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एल्डिहाइड की जगह आप ब्यूटेनल भी लिख सकते हो, ब्यूटेनल। समझ लो इस बात को ध्यान से, आप इसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हो, ये सामान्य नाम है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कहोगे तो इसका इस पर्टिकुलर कंपाउंड का एग्जैक्ट नाम है। एग्जैक्ट नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और यहां देखो जरा,
ये क्या है? कीटोन है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब देखो 1 2 3 4 5 बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। नंबरिंग जब हम करेंगे तो इधर से ही तो करेंगे 1 2। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसका नाम आप यदि पूरा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, इस विशेष यौगिक का पूरा नाम लिखना चाहते हो तो इसका पूरा नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, अब यहां जगह नहीं बची मेरे पास, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनो। बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। चलो बीटा हाइड्रोक्सी तो लिखा ही हुआ है, यहां लगा दिया निशान ऐसा, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे सामान्य रूप से तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आप कहते ही हो, पर यदि इस विशेष यौगिक का नाम आपको देना हो तो बीटा हाइड्रोक्सी ऊपर गए बीटा मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, कीटोन है ना, एल के नॉन होता है ना नाम, ऑन लगता है ना इसमें सफिक्स, इसका नाम बता दोगे आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का। बीटा हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। बस ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मर्जी आपको दोनों नाम लिख लो आप, और नहीं लिखना तो केवल ऐसा ही लिख लो जैसा मैंने लिखवाया है। ठीक है बेटे, यहाँ एल्डिहाइड की जगह ब्यूटेनल आ जाएगा, यहाँ कीटोन की जगह क्या आ जाएगा? कीटोन की जगह आ जाएगा बीटा मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, और यहाँ बेटे कीटोन की जगह आ जाएगा पेंटेन 2 ऑन, इस तरीके से। अब देखो ये तीनों रासायनिक अभिक्रियाएं तो आप लिख दोगे। अब सवाल खड़ा होता है कि सर हमें थ्योरी में, लैंग्वेज में या परिभाषा में क्या लिखकर आना है? बेटे परिभाषा में क्या लिखना है? जो चीज यहाँ हुई है वही लिखना है। यहां लिखना है ऐसे, ध्यान से समझना जरा, ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या होना जरूरी है बताओ? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है, उपस्थित, तय लिखना था, तय, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, कोमा, तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड लिखा है तनु अम्ल, या तनु क्षार डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में, उपस्थिति में संघनित होकर, यानी कंडेंस होकर, संघनित होकर, ध्यान से समझिए जरा, संघनित होकर एल्डोल, एल्डोल, एल्डोल का मतलब क्या होता है? एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोल। भाई एल्डिहाइड आपस में जुड़ेंगे तो एल्डोल बनेगा। एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोल। कीटोल का मतलब क्या होता है? कीटोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन एटम डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कंडेंस होकर एल्डोल, एल्डोल का मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोल मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, बनाते हैं। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ? यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन
या आप कह सकते हो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बेटे। अच्छा, इसमें दो बातें ध्यान रखनी है आपको। क्या दो बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात कि आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम ही यहाँ शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के पास। देखो, इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन एटम को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। यदि अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तभी तो ऑक्सीजन के पास जा सकेगा, और तभी डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड यहां से हट सकेगा। तो इसलिए पहली शर्त तो ध्यान रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वे एल्डिहाइड या कीटोन दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, एल्डोल संघनन से यदि एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है एल्डोल, और यदि कीटोन आपस में संघनित होते हैं तो बनता है कीटोन। और तीसरी बात ध्यान रखनी है कि एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है बेटे। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 9 पे हम सीखेंगे बेटे कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कैनिजारो अभिक्रिया। कुछ बच्चों को इसका नाम बहुत अच्छा लग रहा होगा, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, और ये रिएक्शन दिखाते हैं केवल और केवल एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन एटम अनुपस्थित होता है। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, मान लो हमारे पास दो अणु हैं HCHO के। सबको पता है HCHO का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है बेटे? फॉर्मल्डिहाइड है ये। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और आप इसे कंसंट्रेट NaOH ले लो, या फिर आप ले सकते हो कंसंट्रेट KOH, यानी कि कोई सा भी बेस लेना है NaOH या KOH में से, और सांद्र होना चाहिए। तो यदि आप कंसंट्रेट NaOH या KOH की प्रेजेंस में इसे गर्म करते हो ना, ध्यान से देखियो जरा, हमारे पास HCHO है। HCHO को यदि आप देखते हो तो H बॉन्ड CHO, ऐसा ही तो होता है। मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, इसके जस्ट बराबर में कोई कार्बन है ही नहीं, और जब इसके जस्ट बराबर में कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब HCHO अर्थात फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन एटम नहीं है। और जब इसमें बेटे अल्फा कार्बन एटम नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आ जाएगा? कोई बच्चा इसे अल्फा हाइड्रोजन सोच रहा होगा तो गलत है, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो उसी मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन से अटैच है। इसका मतलब यह है कि फॉर्मल्डिहाइड के अंदर एक खासियत यह है कि इसके पास ना तो अल्फा कार्बन है और ना ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यदि इसके पास अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते तो शायद ऐसा होता कि इसमें एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया संपन्न हो जाती। पर इसके पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंसंट्रेट NaOH या कंसंट्रेट KOH, या कुछ बुक्स में लिखा है 50% NaOH, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा है 50% NaOH या KOH भी लिखा गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे सांद्र NaOH की उपस्थिति में होती है ये रिएक्शन। होगा क्या कि दो अणुओं में से एक अणु का तो हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक का हो जाता है रिडक्शन। ध्यान से सुनो, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। यदि मैं आपको कह दूं कि HCH डबल बॉन्ड O, यही तो है। यदि मैं कहूं कि इसका ऑक्सीडेशन होना है तो आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन होने से क्या बनता है?
एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, बनेगा HCOOH, ये बनेगा फॉर्मिक एसिड। पर यदि यहाँ NaOH पार्टिसिपेट कर रहा है तो फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट। बिकॉज द प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaOH, कंसंट्रेट NaOH। तो हमें पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब भी मारते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पर NaOH की प्रेजेंस की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनेगा, यानी सोडियम फॉर्मेट। दूसरी बात, यदि मैं आपको कह दूं कि हमारे पास है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड है, मैं कहूं कि हमें करना है इसका रिडक्शन। रिडक्शन आप करोगे इस तरीके से। किस तरह करोगे? 2H से करते हैं। इसका रिडक्शन करना है आंशिक अपचयन। देखो, जब इसका रिडक्शन करेंगे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H ऊपर जुड़ेगा और एक H नीचे जुड़ेगा। ये कार्बन पे कितने H आगे देखना जरा, 3। ये हो गया CH3 और सिंगल बॉन्ड ये बचा है एक, ये लिख दिया OH। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, जिसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन, तो ऐसा एल्डिहाइड कंसंट्रेट NaOH या KOH की प्रेजेंस में दो तरह के प्रोडक्ट देता है। एक तो प्रोडक्ट मिलता है उसके ऑक्सीडेशन के कारण और एक प्रोडक्ट मिलता है उसके रिडक्शन के कारण। तो यहाँ रिडक्शन के कारण यानी अपचयन के कारण क्या बनेगा? CH3OH, और ऑक्सीडेशन के कारण क्या बनेगा? HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ये हमने लिया था फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या बना है बताओ? ये बना है एक कार्बन माने मिथाइल और OH माने एल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल बना है, और ये बना है Na माने सोडियम और HCOO नेगेटिव माने फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट कह दो या फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट कह दो, आपकी मर्जी है जो आपको कहना हो। वैसे कुछ ना कुछ कह दियो जरूर। अब देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कि सर बार बार आप एक बात कह रहे हो कि कैनिजारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड ही दिखाते हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटे इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि यदि आप किसी भी कीटोन को लोगे तो सबसे छोटा कीटोन यही तो होता है, या इससे छोटा कीटोन आप बना दोगे? कीटोन के लिए शर्त यह है कि CO के दोनों तरफ एक एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, और सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या होता है? मिथाइल CH3। अब यूं बताओ, जब इसे आप कह रहे हो मुख्य क्रियात्मक समूह, तो इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन क्या अल्फा कार्बन नहीं होगा? इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन क्या अल्फा कार्बन नहीं होगा? और अल्फा कार्बन के ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन एटम क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो कीटोन तो चाहे कोई सा भी उठा लियो, कीटोन आप कोई सा भी उठा लो, हर एक कीटोन में अल्फा कार्बन जरूर होगा और अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर होंगे। इसलिए कोई भी कीटोन कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखा सकता है। कैनिजारो रिएक्शन कौन दिखाएगा? सिर्फ एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड दिखाएगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित नहीं होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं उपस्थित हो, ऐसा एल्डिहाइड ही दिखा सकता है कैनिजारो रिएक्शन। अब बताओ ये बात कुछ हजम हुई क्या आपके? हजम हुई होगी बात। तो हम एग्जाम्पल में तो इसे ही लिख के आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल इसका बनेगा, वैसे और भी बन सकते हैं पर आप इस एग्जाम्पल को लिख के आओगे, ठीक है। तो यहां से हम लिखते हैं इसकी परिभाषा, केवल ऐसे एल्डिहाइड, केवल ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं या नहीं होता है, ऐसे लिख लो, कॉमा,
सांद्र NaOH या सांद्र KOH की उपस्थिति में सांद्र NaOH या सांद्र KOH की उपस्थिति में ऑक्सीकृत व अपचयित होकर, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीकृत व अपचयित होकर क्या बना था? एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। चलो एल्कोहल ही लिखते हैं। एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, साल्ट माने लवण, सोडियम लवण बनाते हैं, सोडियम साल्ट बनाते हैं। ठीक है बेटे, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ? यह अभिक्रिया कैनिजारो, यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। इसे कहते हैं बेटे कैनिजारो रिएक्शन। अब बताओ, ये जो हम लैंग्वेज लिखते हैं ना या परिभाषा, इस लैंग्वेज या परिभाषा में हम केवल वही बात लिखते हैं जो रिएक्शन में हुआ हो, कि इसने इसके साथ रिएक्शन करी और ये बन गया, ये बन गया, और इसकी उपस्थिति में बन गया। बस यही तो बात लिखनी होती है। हो गया बेटे कैनिजारो रिएक्शन। अब मूव करते हैं हम नंबर 10 पर, देखते हैं नंबर 10 पे क्या है। नंबर 10 पे हमें पढ़ना है HVZ रिएक्शन। HVZ यानी हेल, H का मतलब हेल, V का मतलब वोल हार्ड, हेल वोल हार्ड, Z का मतलब जेलिंस्की, जेलिंस्की अभिक्रिया। नाम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको बेटे, कोई बात नहीं है, नाम भले ही मुश्किल हो, HVZ बोल देना आप, हेल वोल हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। बहुत अच्छा रिएक्शन है और बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो कैसे होता है ये रिएक्शन। पहले मैं एग्जांपल ही लेता हूँ, एग्जांपल लेने के बाद फिर लैंग्वेज लिखेंगे हम, जिससे आपके समझ में आ जाए आसानी से। मान लो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा देखो जरा इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, कौन सा है? एसिटिक एसिड है ना, लिख देते हैं चलो एसिटिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक खासियत है कि इट कंटेन्स अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है ना बेटे। मुख्य क्रियात्मक समूह तो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन नहीं होगा, और उसके ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे क्या? तो यदि आपके पास कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और उसके ऊपर आपने कर दी है क्लोरीन की रिएक्शन, देखो या तो क्लोरीन का रिएक्शन कर दो या फिर आप कर दो ब्रोमीन का रिएक्शन, और शर्त यह है कि रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करना है, उपस्थिति में। यदि रेड फास्फोरस की उपस्थिति में आप Cl2 या Br2 का रिएक्शन मार दोगे ना किसी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम रखता हो, तो क्या होता है कि वहां से अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन और यहां से एक Cl, ये निकल जाता है HCl एज ए साइड प्रोडक्ट, और आपको अल्फा हाइड्रोजन जो निकला है उसकी जगह दूसरा Cl आ जाएगा। आपको पता है उस Cl ने ही धक्का दिया था इस हाइड्रोजन को, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2। ये लिख दिया मैंने CH2, पर जो तीसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर भागा है उसे जिसने हटाया वो Cl ही तो था, यहाँ से एक Cl आ गया अल्फा पोजीशन पे, ये प्रोडक्ट बना हमारा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना। इसे आप कह सकते हो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या कह सकते हो? मोनो क्लोरो
एसिटिक एसिड। अब यदि इसके ऊपर फिर दोबारा रिएक्शन कर दिया हमने Cl2 का रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो बेटे अभी तो अल्फा हाइड्रोजन दो बचे हुए हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, फिर HCl निकल जाएगा और जो दूसरा हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह Cl आ जाएगा। अब Cl हो जाएंगे दो, हाइड्रोजन रह जाएगा अकेला, क्या बनेगा CHCl2 और COOH। अब बताओ इसके पास कितने क्लोरो हैं? दो क्लोरो हैं, तो आप इसे कह सकते हो डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, कह सकते हैं डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है बेटे। और यदि मैं आपको कह दूं ना कि यार अभी तो थोड़ी सी कसर बाकी है, Cl2 का रिएक्शन करो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो आप कहोगे एक H और एक Cl, ये निकल जाएगा HCl और मेन प्रोडक्ट बनेगा CCl3COOH, यही तो बनेगा। नाम क्या हो जाएगा बताओ? कितने आगे क्लोरो, इसके ऊपर आगे बेटे 3 क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो हमें एक बात पता चली है, हमें यह पता चला है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम रखने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से अभिक्रिया करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? अल्फा हेलो। अल्फा पोजीशन पे ही तो हुई सारी रिएक्शन, और हेलोजन ही तो आए हैं, हेलोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन को हटा दिया, हेलोजन आ गया, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं HVZ रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटे? HVZ, हेल वोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, यहां आप हाइफन लगा सकते हो, कुछ बुक्स में हाइफन लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम परिभाषा? हम इसकी परिभाषा लिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है, एसिटिक एसिड क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कोमा लगाते हैं। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2, हेलोजन कोई सा भी ले सकते हो, से क्रिया करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यह अभिक्रिया HVZ रिएक्शन कहलाती है, यह HVZ अभिक्रिया कहलाती है। तो ये होती है बेटे हेल वोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है बेटे। अच्छा, अब आते हैं नंबर 11 पर। नंबर 11, अब हमें सीखना है बेटे क्लीमेंसन अपचयन। ध्यान से देखेंगे, क्लीमेंसन अपचयन, या आप इसे कह सकते हो क्लीमेंसन रिडक्शन। अब ये क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन क्या है? इस रिएक्शन को समझना भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन।
बेटे होता क्या है, कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लो आप, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे हम यहां लेते हैं, यहां से समझाता हूं एग्जांपल आपको, आप तो नीचे लिख लेना, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटल्डिहाइड। यदि आप जिंक अमलगम और HCl का रिएक्शन करोगे ना इसके ऊपर, देखो ये लिख दिया ZnHg कोमा HCl। तो यदि आप जिंक अमलगम और HCl का रिएक्शन करते हो तो आपको पता है कि जिंक अमलगम के ऊपर HCl डालने से हमें प्राप्त होते हैं नवजात हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ इस रिएक्शन में 4 की हमें जरूरत है, 4 नवजात हाइड्रोजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एक अणु के लिए। ये एल्डिहाइड है। आपको मैंने सिखा रखा है कि ये डबल बॉन्ड है, ये टूट जाएगा, 2 H तो जुड़ेंगे ऊपर और 2 H जुड़ेंगे नीचे। ये क्या निकला? H2O। H2O निकला है एज ए साइड प्रोडक्ट, ये लिख दिया हमने, H2O एज ए साइड प्रोडक्ट निकला है। मेन प्रोडक्ट क्या बना है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो एक H था, 2 नए आ गए, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सबको पता है कि ये तो है एसिटल्डिहाइड। क्या है बेटे? एसिटल्डिहाइड। चलो लिख देता हूं मैं, एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है। और ये क्या है? 2 कार्बन H और सिंगल बॉन्ड एन, ये तो पता ही है H2O है। तो इसका मतलब यह है कि एल्डिहाइड ने जब जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन की तो एल्डिहाइड का हुआ है रिडक्शन, अपचयन हुआ है, जिससे हमें एल्केन मिला है। इथेन एक एल्केन ही तो है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन। अच्छा चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं, यहां लिखते हैं एक एग्जांपल। मान लो मैं आपको कहूं ये तो एल्डिहाइड हो गया, यदि मैं कीटोन कहूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है। पता है ना आपको कौन सा है? एसीटोन। यदि मैं कहूं कि चलो यार इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं, जिंक अमलगम, जिंक को पारे में घोल रखा है, उसे ही तो कहोगे जिंक अमलगम, और HCl का, तो आपको पता है यहां भी आपको नवजात हाइड्रोजन मिलेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, 2 H ऊपर जुड़ेंगे और 2 H नीचे जुड़ेंगे, H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, C के नीचे लिख दिया बेटे मैंने, और CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, यही तो बनेगा बेटे। 3 कार्बन है तो आप कहोगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो आप कहोगे एन, प्रोपेन। तो हमें एक बात पता चली है कि कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन जिंक अमलगम और HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो उस एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन हो जाता है, और उसके अपचयन से हमें मिलता है एल्केन। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, परिभाषा लिखवाऊंगा फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे हम लिख सकते हैं यहां से परिभाषा कि जब कोई एल्डिहाइड, जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन, जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम, ऐसे लिख सकते हो जिंक अमलगम को ZnHg, वह HCl के साथ, जिंक अमलगम व HCl के साथ क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो उसका अपचयन, तो उसका अपचयन किस में हो जाता है? चलो लिख देते हैं, उसका अपचयन एल्केन, एल्केन में हो जाता है, एल्केन में हो जाता है। ठीक है बेटे, तो कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कीटोन हो,
इसमें कोई शर्त नहीं है, ऐसी शर्त नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। यही लिख दिया बस, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। ठीक है बेटे, चलो फिर अपचयन को भी पूरा ही लिख दो। अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। अब आते हैं नंबर 12 पर। नंबर 12, अब हमें सीखना है वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण, या आप कह सकते हो डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण कहो या आप कह सकते हो डी कार्बोक्सिलेशन। अब देखो, वी कार्बोक्सिलीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें हम दो तरीके से सीख सकते हैं कि इसमें निकलता है कार्बोनेट। क्या निकलता है? कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। या फिर कुछ बच्चे कहते हैं इसमें निकलता है CO2। मेरा मानना है आप CO2 कह दो कि CO2 निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट, या आप कह दो कार्बोनेट निकलता है। वैसे सही बात यह है कि कार्बोनेट निकलने के कारण ही, यानी एज ए साइड प्रोडक्ट जो कार्बोनेट निकलता है ना, इसके कारण ही इस अभिक्रिया को वी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ कार्बोनेट, इसलिए कहते हैं इसे वी कार्बोक्सिलीकरण। चलो एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल था, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है। देखो, मान लो हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। सबको पता है ये है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडा लाइम के साथ। ये है सोडा, NaOH क्या होता है? कास्टिक सोडा, या आप इसे सोडा भी कह सकते हो। और एरो के ऊपर हम लिखते हैं CaO, इसे आप कह सकते हो लाइम। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी जब हम थे 10th क्लास में। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको सिखाया गया था कि इतनी चीज निकल जाती है बाहर, इतनी चीज। देखो ये क्या निकला है, ये निकला है NaHCO3, और मेन प्रोडक्ट बना है CH3H। CH3H को हम लिखते हैं CH4, यानी मीथेन, और साथ में निकलता है NaHCO3, यानी Na माने क्या होता है? सोडियम, H का मतलब यहां हम बाई लिखेंगे, और CO3 का मतलब लिखेंगे कार्बोनेट। तो इससे हमें यह पता चला कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हम गर्म करते हैं, सोडा लाइम के साथ हम गर्म करते हैं, तो एल्केन प्राप्त होता है और कार्बोनेट निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि इसमें निकलता है कार्बोनेट। पर कुछ बच्चे इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखते हैं। देखो, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? कि हमने लिया CH3COOH, ये लिया एसिटिक एसिड, और एक लगाया बड़ा सा तीर का निशान, ये लगाया बड़ा सा तीर का निशान। तीर के ऊपर ही लिख दिया हमने सोडा, और तीर के ऊपर ही लिख दिया लाइम, और हमने दिखा दिया कि यहां से निकल जाती है CO2। ये दिखा दिया कि CO2 निकल गई है, और CO2 निकलने से क्या बचा है? CH3H। क्या बचा है? चौक में ही प्रॉब्लम हो रही बेटे। CH3 सिंगल बॉन्ड H, या फिर आप इसे लिख सकते हो CH4। तो दोनों रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी हैं। आप रिएक्शन को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है।
यदि आप रिएक्शन को पहले तरीके से लिखते हो तो आपको पता है कि वहां निकला है कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी तो एक कार्बोनेट ही है। और दूसरे तरीके से लिखते हो तो निकला है CO2। अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट जो मिला है, मेन प्रोडक्ट, वो तो बेटे एल्केन ही है। जब आप क्लास 10th में थे तो मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि थी कि आप क्या करोगे, एसिटिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे। ठीक है बेटे। तो इसमें सवाल ये आता है कि सर हमें लैंग्वेज या परिभाषा क्या लिख कर आनी है। ये लिखनी है जो यहां से मैं लिखूंगा। क्या लिखना है बेटे? जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आप लिख सकते हो, पर मेरा मानना यह है कि आपको जो नाम कंपाउंड्स के लिखने हैं वे इंग्लिश में ही लिखने चाहिए। क्योंकि हम जो नाम लिखते हैं वो IUPAC में भी यदि आप नाम लिखोगे तो IUPAC पद्धति पूरी बनी हुई है इंग्लिश की स्पेलिंग के आधार पर। यदि आप IUPAC को पूर्ण रूप से फॉलो करना चाहते हो तो आपको जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके नाम बेटे इंग्लिश में ही लिखने चाहिए। ठीक है, वैसे आप हिंदी में लिख दो, कोई बात नहीं है, पर आपको कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश में लिखने की। क्योंकि आपको भविष्य में यदि इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ा तो आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे, फिर वहां प्रॉब्लम होगी आपको। चाहे आप मेडिकल में जाओ, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे आप BSc करो, आपकी मर्जी है, या BBA करो, BCA करो, जहां भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी वहां आपको इंग्लिश में ही पढ़नी होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नाम आप इंग्लिश में ही लिखा करो, और लिखवाता भी हूं इंग्लिश में ही। तो यहां है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम, ठीक है, सोडा चूना भी कहते हैं इसे, सोडा लाइम के ब्रैकेट में लिख देते हैं NaOH प्लस CaO के साथ, सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है? एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटे? एल्केन। ठीक है, एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। इस अभिक्रिया में CO2 या कार्बोनेट भी कह सकते हो आप, सह उत्पाद यानी साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। इसलिए यह अभिक्रिया कार्बोक्सिलीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन कहलाती है। इसलिए कहते हैं बेटे इसे डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इसमें से कार्बोनेट निकलता है ना, या CO2 निकलती है। ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। अब आते हैं हम, कौन सा नंबर था ये? 12 था ना। नंबर 13 पे आते हैं। नंबर 13 पे हमें बात करनी है एस्टरीकरण की। एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन को भी एक एग्जांपल से ही समझेंगे। बहुत सिंपल है, थ्योरी में तो आपको पढ़ा ही रखा है यूनिट में।
आप क्या करोगे कि कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, जैसे CH3COOH, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक लेंगे हम एल्कोहल, देखो जरा ध्यान से, C2H5OH, ये क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। और ये क्या है? इथाइल अल्कोहल, या आप लिख सकते हो इथेनॉल। IUPAC में तो इथेनॉल कहते हैं। आप यदि एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 या शुष्क HCl के साथ गर्म करते हो, तो यानी कि यहाँ मैं थोड़ा तीर का निशान बड़ा लगाऊंगा, तो या तो हमारे पास होना चाहिए सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में, या फिर ड्राई HCl, शुष्क HCl की उपस्थिति में आप गर्म कर दो। तो गर्म करने से क्या होगा कि एक तरफ से तो OH और एक तरफ से H निकल जाएगा, यानी हो जाएगा डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। यहां लिख देते हैं चलो -H2O, और आपको मिलेगा एस्टर CH3COO C2H5, CH3COO ठीक है, ये एस्टर ही तो है, RCOOR एस्टर हमें मिलता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरीकरण। और ये कौन सा एस्टर है? एल्काइल एल्केनोइड। ये क्या है? 2 कार्बन इथाइल एसीटेट, तो आप इसे कह सकते हो इथाइल एसीटेट, या IUPAC में कहना है तो इथाइल इथेनोएट, क्योंकि 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है तो इथेनोएट। ठीक है बेटे, चलो इसकी परिभाषा अगले पेज पे ही करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है, यहां से देखते हैं क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहां लिख देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो था कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक था हमारे पास एल्कोहल। क्या था बेटे? एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ने जब आपस में रिएक्शन की है, किसकी उपस्थिति में की है? या तो होना चाहिए हमारे पास कंसंट्रेट H2SO4, या फिर होना चाहिए ड्राई HCl, शुष्क HCl, और इनकी उपस्थिति में जब हमने गर्म किया है तो हमें मिला है, एक तो मिला है एस्टर और साथ में हमें मिला है वाटर, और इस रिएक्शन को हमने कहा है एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन, क्योंकि इसमें हमें प्राप्त होता है एस्टर, इसलिए कहते हैं इसे एस्टरीकरण। तो लैंग्वेज में क्या लिखना है हमें? लैंग्वेज में हमें लिखना है जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड व एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड व एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 या शुष्क HCl, उस शुष्क को क्या कहते हैं? ड्राई HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो क्या होता है बताओ? तो एस्टर तथा H2O प्राप्त होते हैं। एस्टर तथा H2O तो चाहे लिखो भी ना आप, ठीक है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण, या आप लिख सकते हो
एस्टरिफिकेशन कहलाती है। ठीक है बेटे, इसे कहते हैं एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन। अब आते हैं नंबर 14 पर। नंबर 14 देखते हैं क्या है। अब हमें सीखना है बेटे स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, एकदम से समझ में आएगी आपके। चलो एग्जाम्पल से ही पढ़ते हैं इसे भी। मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे? एसिटिक एसिड। और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, N3H के साथ। इसे कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। क्या कहते हैं बेटे? हाइड्रोजोइक एसिड। और हम कर रहे हैं रिएक्शन को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक तो यहां से निकलती है CO2 गैस और यहां से निकलती है N2 गैस। ध्यान से समझो, ये CO2 और ये N2। चलो पहले इन दोनों को निकाल लो एज ए साइड प्रोडक्ट। ये तो हमने लिख दिया CO2 और ये लिख दिया N2। अब क्या बचा है देखो, CH3 बचा है, ये लिख दिया CH3। एक N बचा है, 3 थे ना, 2 निकल गए N, और H एक ये और एक ये। तो हमारे पास एमीन बनता है, एमीन। ठीक है, क्या बना है? एमीन। क्या नाम होगा? एक कार्बन वाला है तो मिथाइल, मिथाइल एमीन। या आप इसे कह सकते हो मीथेनामाइन। यूपीएससी में क्या कहोगे? मीथेनामाइन। ठीक है बेटे, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्मिट अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटे? स्मिट अभिक्रिया। तो आप लैंग्वेज में लिखोगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक एसिड, मतलब N3H। N3H है ये, NH3 नहीं है, अमोनिया नहीं है, ध्यान रखना। हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? एमीन प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया या स्मिट रिएक्शन भी आप कह सकते हो, स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो ये होती है बेटे स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखोगे आप। ये रिएक्शन हमें आज डिस्कस करनी थी। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए और फास्ट रिवीजन करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के रिएक्शंस आपके समझ में आए होंगे। मैंने कल भी आपको लगभग 7 नेम रिएक्शंस कराए थे और आज भी बेटे लगभग 7 नेम रिएक्शंस करा दिए हैं।
और उम्मीद है कि कल का वीडियो नेम रिएक्शंस का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम करेंगे अभिक्रियाएं पूर्ण करो, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन्हें पूरी करना सीखेंगे। ठीक है बेटे, बस मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि जब आप किसी काम को करते हो तो एक निश्चित क्रम में उस काम को करना चाहिए, चाहे आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई ही क्यों ना हो। आप जब पढ़ते हो तो एक डेफिनेट सीक्वेंस में आपको स्टडी करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने हाथ से लिखकर नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, जो आपके अपने आप हाथ से लिखकर बनाए गए नोट्स हैं वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव होते हैं आपके लिए, फास्ट रिवीजन करने के लिए और एग्जामिनेशन टाइम में बहुत जल्दी समझने के लिए। और बेटे, जब आप किसी यूनिट को कंप्लीट कर लेते हो, वीडियोस से और नोट्स भी उसके कर लेते हो, कंप्लीट उसे समझ लेते हो, तो यूनिट को कंप्लीट करने के बाद ही आपको किसी क्वेश्चन बैंक या रेफरेंस बुक के क्वेश्चन देखने चाहिए। जब यूनिट को आप पूरा कर लोगे उसके बाद आपको स्विच करना है क्वेश्चन बैंक पर, कम से कम क्वेश्चन बैंक पर। यदि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करनी है तो क्वेश्चन बैंक खरीदो, यूनिट को यहां से कंप्लीट करो और यहां से कंप्लीट करने के बाद फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखो। मुझे पूरी उम्मीद है कि 99% क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और यदि आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो ना, तो जिंदगी भी आपके साथ शॉर्टकट ही लेती है। इसलिए कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हमें कोई भी काम करना चाहिए, भले ही वो हमारी पढ़ाई ही क्यों ना हो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।